हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर से मेरे आज न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे हम लेकर उपस्थित है आज एसएसटी यानी बोले तो सोशल साइंस का सोशल स्टडी का आपके पास यहाँ पे हम लेकर आज एमसीक्यू उपस्थित हैं और वो टोटल 80 एमसीक्यू यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। इतना ही आपके एग्जाम में भी रहेगा और एक सिंपल पेपर है और आज आप लोग टेस्ट लगाइएगा, ठीक है। और बाकायदा आप लोग अपना चेकआउट भी कीजिएगा और बताइएगा कि कितना मतलब आपका आंसर सही हो रहा है। ओके, तो आज लेट भी नहीं करेंगे, आज फास्टली हम लोग करेंगे क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन को करना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ ध्यान ये देना है कि शुरू में आप अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर वेयर कर लीजिए और उन्हें भी आप बताइए कि मतलब टेस्ट सीरीज को लगाएं और अपना प्रैक्टिस करें। ठीक है, आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव का अच्छा तैयारी वारी किए होंगे आशा है मुझे। और आप टेस्ट लगाइए और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपका प्रोजेक्ट स्कोर क्या रहा। चलिए, यहाँ पे हम लोग सोशल साइंस से यहाँ पे एमसीक्यू लिए हुए हैं और ये हिस्ट्री से यहाँ पे क्वेश्चंस पहले स्टार्ट होगा। और पहला ही क्वेश्चन है यहाँ पे कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, है ना। पहला क्वेश्चन हो गया आपका, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो ये आपका ऑप्शन है यहाँ पे 76 या 7089 या 1857 या 1970, यानी 1776 या 1789 या 1857 या 1917। यानी कब हुआ था फ्रांसीसी क्रांति का। जब भी हम लोग बात करते हैं तो ये बताना है आप लोग को कब हुआ था, आपका सही जवाब क्या होगा। तो फ्रांसीसी क्रांति आपका कब होता है 1789 यानी 1789 में। अगला क्वेश्चन एकदम प्यारा सा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। जो असहयोग आंदोलन की जब हम लोग बात करते हैं तो वो कब स्टार्ट होता है 1919 या 1920 या 1930 या 1942। आप किसके साथ जा रहे हैं भाई, जहां पे क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे, है ना। तो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो हुआ था आपका 1920 में। आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। ये गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन, तो अब भारत छोड़ो आंदोलन यानी अंग्रेजों भारत छोड़ो, चूंकि यहाँ से ये बात है तो आप वहां से इस टॉपिक्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब होगा, तो 1920 में तो असहयोग आंदोलन हुआ था, आप यहाँ से लोगे नहीं। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की भी बात किया जाएगा, है ना। उसके बाद अगर 1947 में तो आपका देश आजाद हो गया, तो इसके बाद में यानी भारत छोड़ो आंदोलन जो होगा वो होगा 1942 में। आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी भारत कब लौटे, यानी ये भारत लौटने की जो बात हो रही है आपको पता होना चाहिए कहाँ से बात किया जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी जो है वो भारत कब लौटे, तो आपको इसको ऑप्शन से आराम से ले सकते हैं। 1905 में तो बिल्कुल नहीं, है ना। 1920 1930 ये इधर नहीं। 1920 में तो असहयोग आंदोलन चूंकि स्टार्ट कर दिए रहेंगे तो भारत तो ये होंगे ही होंगे, है ना। 30 में तो रहेंगे नहीं, 5 में भी नहीं। 1915 में ये क्या हुए थे, भारत लौटे थे महात्मा गांधी, ठीक है। अगला प्रश्न आपके पास 5 नंबर स्क्रीन पर है कि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, 1914 1918 1939 1945। आप क्या आंसर बताओगे भाई। तो देखो भाई, करीब करीब आपका पास यहाँ पे सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी और 1918 में क्या हुआ था, समाप्त हुआ था। बट क्वेश्चन के हिसाब से आपका जवाब ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कब बनाई थी, आजाद हिंद फौज कब बनाई थी 1940 1942 1943 1945। कब बनाई थी हम लोग इस पे बात करेंगे। और ये आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे क्या रहेगा 6 रहेगा। और 6 का जवाब आप लोग देखते हैं कितना फटाक फटाक बता रहे हो, है ना। तो आजाद हिंद फौज की सुभाष चंद्र बोस ने कब बनाई थी इसके बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका जवाब हो जाएगा 1943 में आजाद हिंद फौज की यहाँ पे घटना होती है। चलो, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये एकदम सारे बच्चों को ये प्रश्न का जवाब मेरे ख्याल से याद होगा, है ना। कोई दिक्कत वगैरह नहीं है क्योंकि ये फेमस क्वेश्चन है और ये शुरुआती दौर से ही बच्चे पढ़ते रहते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 17 में हुआ था, 1919 में हुआ था, या 1921 में, या 1930 में। आप किसके साथ जा रहे हैं, आप मेरे को बस फाट वाट बताइए। और आपका सही जवाब हो जाएगा 1919, 13 अप्रैल 1919। आपको ये डेट याद रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड एक इतिहास का बहुत ही दर्दनाक घटना थी, ठीक है। भारत विभाजन कब हुआ था, आप देख लो। भारत का विभाजन की चूंकि बात किया जा रहा था, आपको ये बताना है कि विभाजन कब हुआ था। क्या 42 में हुआ था, 45 में हुआ था, 47 में हुआ था, या 1950 में हुआ था। तो भारत का विभाजन कब हुआ यानी भारत पाकिस्तान कब बना, यही से वो क्वेश्चन है। तो आपको ये बताना है कि सही जवाब आपका क्या होगा। और क्वेश्चन तो यहाँ पे इस चीज को आप जब देखोगे तो आपको ये बात सही समझ में आ जाएगी कि 1942 1945 1947 1950 यानी 1947 में आपका भारत का विभाजन होगा। इसी टाइम भारत आजाद भी होगा और पाकिस्तान भारत की क्या हो जाएगी, वहीं पे बंटवारा होगी, ठीक है। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो अभी हमने क्वेश्चन पर डिस्कशन कर भी लिया था, आपको ये बात पता होना चाहिए। 20 में तो असहयोग आंदोलन चला, फिर 42 में भारत छोड़ो आंदोलन, 47 में अपना देश आजाद होगा, तो बच गया 1930। आपका नाव का सही आपका जवाब जो हो जाएगा 1930 आपका सही जवाब हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था, बंगाल विभाजन की जब यहाँ पे बात चलती है तो आपको बताना होगा कि इसका विभाजन को, और ये देखो फेमस क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जामों में आया हुआ बंगाल विभाजन को लेकर।
तो आपको बताना है कि कब हुआ था, है ना। 1905, 1911, 1920, 1930। तो 30 हटाओ, 20 हटाओ, 11 हटाओ, आपका बंगाल विभाजन की जब भी बात करेंगे 1905 आपको याद करके रखना है, यानी 10 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। गांधी जी ने दांडी यात्रा की, तो दांडी मार्च जो नमक कानून को तोड़ने की बात किया जा रहा था, उसको उसमें गांधी जी ने कब मतलब दांडी मार्च शुरू किए थे। तो जो सविनय आंदोलन जिन बच्चों को याद होगा बस उसी से आपको जोड़ के रख लेना है कि 1920 से हटाओ, यहाँ से हटा दो, 1942 हटाओ, 1947 हटाओ। गांधी जी का जो दांडी यात्रा रहेगा वो आप कहाँ से लेकर जा रहे हैं, तो 11 का भी आपका 1930 आपका सही आंसर हो जाएगा। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, है ना। यहाँ से जब क्वेश्चन को लेगा तो दांडी जो यात्रा था वो 1930 की बात हम लोग कर रहे थे, ठीक है। गांधी जी दांडी यात्रा जो शुरू किए थे वो 1930 में, आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 57 में, 85 में, 1905 में, 1919 में। तो सीधा बात है कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि 1857 का जो विद्रोह रहेगा वो किसके विरुद्ध था। 1857 का जो विद्रोह होगा वो किसके विरुद्ध था, क्या मुगल के विरुद्ध था, नहीं भाई, है ना। फ्रांसीसी नहीं, मतलब पुर्तगाली नहीं। चूंकि आप इस बात को जानो कि 1857 का जो पहला भारत की भी स्वतंत्रता क्रांति कही जाती है, ये जो स्पेशल किसी के विरुद्ध था, तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की बात चल रही थी, ठीक है। और हुआ भी, बट भारत उसमें नहीं जीत पाया था, कुछ कमियां थी। रोलेट एक्ट कब लागू हुआ, तो रोलेट एक्ट एक कानून रहा, और ये जो कानून की बात जब किया जा रहा है तो ये लागू कब होता है, 1917, 1919, 1920 या 1930 में। तो रोलेट एक्ट ये भी मतलब एक बहुत माना जाना कानून है भारत के लिए, और रोलेट एक्ट कानून के बारे में आप लोग को चूंकि पढ़ना भी चाहिए कि ये कानून एक्चुअल में है क्या। तो 40 नंबर क्वेश्चन पे जब हम लोग हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब जालियांवाला बाग हत्याकांड की जब बात होगी उसी टाइम आपका 1919 में रोलेट एक्ट कानून लागू होगा, और ये रोलेट एक्ट कानून जो था बहुत ही बेकार सा कानून रहा, इसका विरोध भी हुआ, ठीक है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, वारिंग हेस्टिंग या माउंटबेटन। तो आपको बताना है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल की जब हम बात कर रहे हैं तो ये बताना है कि कौन थे। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन रहेंगे, तो वारिंग हेस्टिंग आपको नाम याद करके रखना है। 15 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा, है ना। साइमन कमीशन भारत आया, तो साइमन कमीशन भारत आया, फिर साइमन गो बैक का नारा भी लगा, क्योंकि ये कमीशन भी सही नहीं रहा भारतीय लोगों के लिए, क्योंकि ये जो ये कानून बनाया गया था तो इसमें भारतीय बहुत शामिल नहीं थे, ये अंग्रेजों ने मिलकर अपने तरीके से कानून को बनाया था, तो इसे काला कानून भी चूंकि कहा गया साइमन कमीशन को। ये 16 नंबर आपके पास क्वेश्चन है और आपको बताना है 1927, 1928, 1930, 1942। आप यहाँ जवाब याद कर रखिएगा, 1928 आपका सही जवाब हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन की जब भी हम बात करेंगे तो 17 नंबर में आप जब भी जाओगे तो कब मतलब प्रारंभ होगा, तो स्वदेशी आंदोलन होगा क्या 5 में होगा, 15 में होगा, 20 में होगा, 30 में होगा, बस यहाँ से बंगाल विभाजन वाला डेट याद कर रखिएगा, यानी 1905 में। लखनऊ समझौता, है ना, तो लखनऊ समझौता यानी इस पर भी बात चूंकि किया गया है तो आप इसका जवाब भी बताने की कोशिश करोगे। चलो भाई, तो यहाँ पे आपका जो प्रश्न यहाँ पे आपका रहेगा ना, लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो लखनऊ समझौता के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था कि लखनऊ समझौता, बस याद कर रखना। सॉरी, अभी हमने बात नहीं किया था कि लखनऊ समझौता हुआ कब था, अब ये चल रहा था। तो 1905 में, 1916 में, 1920 में, 1930 में। तो लखनऊ समझौता जब भी बात किया जाएगा, आप 18 का कहाँ पे जाने वाले, तो हमेशा याद रखना, यहाँ से इसको मत याद करना, 1916 में आप याद करके रखना, लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत देख लेते हैं, तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत जो होती है 1914 में होती है, या 1939 में, या 1942 या 1947 में। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो होगा, हमेशा आपको इस बात को याद करके रखना होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध जब भी स्टार्ट होगा 1939 में शुरू होगा, और ये कितना 6 साल तक चला था, तो 1945 में जाकर ये खत्म हो जाएगा। भारत को स्वतंत्रता कब मिली, तो भारत को स्वतंत्रता, आप अब ये प्रश्न ना बताओगे तो फिर क्या बताओगे, है ना। 15 अगस्त 1947, बस यहीं पे मारो और कहानी खत्म करो, आगे बढ़ जाओ। भूगोल से प्रश्न आपके पास यहाँ पे आ चुका है, और भूगोल से प्रश्न हम लोग देखेंगे 20 क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा राज्य, तो भारत का सबसे बड़ा राज्य, चूंकि यहाँ पे दो चीजों को मेंशन नहीं किया है तो आपको यहाँ पे मेंशन करके बता देते हैं। यहाँ पे आप लोग को बताना है क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से। तो आप किसको मारने जाओगे, तो भाई क्षेत्रफल के हिसाब से मारोगे तो हमेशा राजस्थान को मारोगे, क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा है। गंगा नदी का उद्गम कौन है, उद्गम मतलब गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से, गोमुख से, त्र्यंबकेश्वर से, या मानसरोवर से। तो आपको बताना है 22 में, आपको यहाँ पे बताना है कि सही जवाब क्या हो जाएगा। तो गंगा नदी जो होती है वो गोमुख से निकलती है, माने गंगा नदी का उद्गम जो है गोमुख से है। क्लियर हो गया। बिहार की राजधानी कहाँ है, तो पटना है। यार कहाँ है, इतना टाइम इसमें कमाएंगे हम लोग। भारत में मानसून आता है, तो भारत में मानसून कौन आता है भाई, क्या उत्तर से आता है, दक्षिण पश्चिम से आता है, या पूर्व से आता है, या मतलब पश्चिम से आता है। तो भारत का ओवरऑल जब आप नक्शा को जब आप क्या करते हो, एनालिसिस कर रहे होते हो, तो भारत के जब नक्शा को एनालिसिस जब आप करते हो तो आपको समझ में आता है कि आपका यहाँ पे चूंकि जो बिहार है ना,
तो ये बिहार में जो मानसून एंट्री कर रहा होता है वो मानसून कौन होता है? क्या उत्तर से आता है, क्या पूरब से आता है, क्या पश्चिम से आता है, या दक्षिण पश्चिम वाला हिस्सा से आता है? आपको ये बताना है जवाब कि 24 नंबर में आप लोग किसके साथ जा रहे हो। तो आप बस इतना याद कर लो कि सीधे यहाँ से ये कंडीशंस देख रहे हो, बिहार में जो मानसून आ रही थी, क्योंकि मानसून आने का जो रीजन है वो इधर है। उत्तर कभी उधर से मानसून नहीं आएगा, पूर्व से बहुत ये तो लौटती मानसून बन जाता है। मानसून आने का जब भी समय रहेगा ये दक्षिण पश्चिम से रहेगा, हमेशा याद रखना। ऑप्शन नंबर बी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी की जब भी बात करते हो तो कौन आती है? क्या यमुना आती है, गंगा, गोदावरी या कावेरी? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है भाई? तो गंगा है ना। जब सब भारत की सबसे लंबी नदी की बात कर रहे हो तो गंगा ही है ना। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन है? तो क्या बताओगे? दक्कन, छोटा नागपुर, मालवा, मेघालय। दक्कन का पठार सबसे बड़ा पठार होता है। ठीक है। बिहार का मुख्य फसल क्या है? तो बिहार का मुख्य फसल क्या है भाई? 27 में क्या आप जान रहे हैं? चाय है, गेहूं है, जूट है, रबड़ है। तो चावल तो दिया नहीं है, तो गेहूं तो मार के निकलोगे, है ना। बिल्कुल एकदम मार के निकलो यहाँ से। अब बिहार में तो गेहूं ही है सबसे ज्यादा। हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत क्या है भाई? नवीन माने नया, प्राचीन माने पुराना, या ज्वालामुखी है, या पठारी है? तो 28 में जब भी आप जाओगे तो क्या बताओगे क्या हिमालय पर्वत है कैसा? तो भाई वो नवीन है। क्या है? नवीन है, बहुत प्राचीन नहीं है। क्लियर। अगला प्रश्न आप देख लो, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा क्या गंगा ब्रह्मपुत्र का है, या नर्मदा का है, या गोदावरी का है, या कावेरी का है? तो 29 में आप किसके साथ जा रहे हो फटाक देकर आप लोग बता दो कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा तैयार हुआ है वो सबसे बड़ा डेल्टा है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। बिहार में बहने वाली नदी है, तो बिहार में बहने वाली नदी है कौन? नर्मदा, कोसी, ताप्ती या कृष्ण? बिहार में बहने वाली नदी कौन है? नर्मदा, कोसी, ताप्ती और कृष्ण। तो आपको पता है कि बिहार का जो शोक नदी पर स्पेशल हम लोग चर्चा करते हैं, तो भाई तो बिहार में तो एक नदी है कोसी। अब जब कोसी है और चूंकि इसको हम लोग क्या कहते हैं शोक नदी के नाम से जानते हैं, दुख की नदी के नाम से जब हम लोग जानते हैं, तो बिल्कुल गड़बड़ नहीं करने की जरूरत है। और गड़बड़ क्यों करोगे भाई? जब ये बिहार से बने वाली बोल रही है तो कोसी ही लेकर जाओ, कहाँ दूसरा लेकर जाओगे ऑप्शन में। ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात कर दिया, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है भाई? कलकत्ता है, मुंबई है, चेन्नई है, पटना है। तो 31 नंबर में आप जाओगे तो कहाँ पे जाओगे? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो हो जाएगा वो मुंबई हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है? तो आप बिल्कुल गड़बड़ नहीं करोगे, ऑप्शन के साथ आओ। राजस्थान में नहीं होता है, पंजाब में नहीं होता है, गुजरात में नहीं होता। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेघालय। क्लियर हो गया। खनिज तेल मतलब मुख्यतः मिलता है, तो खनिज तेल किससे मिलता है भाई? क्या असम से, या सॉरी बिहार से, असम से, हरियाणा से, हिमाचल से? तो खनिज तेल का जब भी बात करो तो असम इसके लिए क्या है? फेमस है। वहां से ही मतलब जब विश्व में खोज हुआ उसके बाद दूसरे टाइम खोज असम में ही हुआ था, है ना। तो असम आपका खनिज तेल के लिए मुख्य मतलब मुख्यतः है। भारत में मिट्टी का प्रकार कैसा है? तो भारत में मिट्टी का कैसा टाइप है? ज्यादातर देखा जाए तो जलोढ़ है, या मतलब लाल है, या काली है, या सभी है? तो आप 34 में तो मेरे ख्याल से आप कहाँ जाना पसंद करोगे? तो बोलोगे नहीं तो सभी, चूंकि यहाँ पे मिट्टी पाई जाती है तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पे ही जाओगे, है ना। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है भाई? थार है, गोबी है, सहारा है, कालाशाही है? नहीं भाई, इसको हटा दो। थार रेगिस्तान राजस्थान से, याद रखना। थार गाड़ी भारत में चलती है और भारत में थार रेगिस्तान आप लोग याद करके रखना, है ना। और सहारा रेगिस्तान की जब भी हम बात करेंगे तो सहारा रेगिस्तान जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। क्लियर हो गया। चलो भाई, बिहार का प्रमुख उद्योग कौन है? आईटी है, चीनी उद्योग है, ऑटोमोबाइल है, या कपड़ा? अब बिहार की बात करें, देखो बिहार में ऐसे ही कुछ चल रहा है यार, यहाँ पे बिजनेस वगैरह नहीं है, सही उद्योग धंधा नहीं है। फिर बताओ, फिर भी क्वेश्चन यहाँ पे कि बिहार में उद्योग धंधा, लोगों का जीवन यापन करने के लिए उद्योग धंधा है कैसा? ठीक है। तो 36 में अगर हम बात करते हैं तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? 36 में जब जवाब आप बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि चीनी उद्योग ही है और बहुत सारी चीनी मिल बंद हो चुकी है, लेकिन अभी खुलने की बात चल रही है, खुल जाए तो बहुत बढ़िया है। ठीक है। बताओ, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है? एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, नंदा देवी है, या धौलागिरी है? तो भारत का सबसे अगर ऊंचा पर्वत शिखर का अगर नाम बताते हो तो एवरेस्ट। एवरेस्ट में लेके जाओगे? नहीं जाओगे। क्यों नहीं लेके जाओगे भाई एवरेस्ट को? इसलिए एवरेस्ट को आप लेकर नहीं जाओगे कि एवरेस्ट जो है वो भारत में नहीं, वो नेपाल का है। कहाँ का है? नेपाल का। आपको अब ढूंढना है कहाँ पर? भारत का। तो 37 में आपको जाना होगा, तो कहाँ जाओगे? तो 37 में जाओगे कंचनजंगा पे, है ना। कहाँ जाओगे? कंचनजंगा। समझ आ गया कि नहीं आया? भारत का राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा, सिमलीपाल, गिर या सभी? तो अब राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, नेशनल पार्क की जब बात करता है, जब नेशनल इकोसिस्टम की भी बात करें, तो जब भी अगर बोटेनिकल गार्डन की भी बात करता है तो
राष्ट्र के लेवल पे देखा जाता है तो काजीरंगा या सिमलीपाल या गिर या सभी। तो 38 में आप जब भी जाओगे तो हमेशा याद रखना ये सब का सब क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? देखो अब बिहार राज्य का गठन, क्योंकि बिहार पहले सीधा बिहार तो था नहीं, है ना, ये तो अलग हुआ है अपना, उत्तराखंड, उड़ीसा, ये सब इकट्ठे थे, झारखंड, ये सब अलग हुए, है ना। तो अब बिहार, अब ये बिहार की स्थापना कब होती है? 1912 में, 1947 में, 1950 में, 1930 में। अब देखो ये घटना कब की है भाई, 39 के में जब जाओगे तो ये आपको पता होना चाहिए कि 1912 में बिहार राज्य का गठन हुआ था। भारत का अब हाँ 2000 ईस्वी में आते हो तो झारखंड बिहार से अलग हो जाता है ना। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन है? तो जब भी नदी बेसिन का बात किया जाता है तो नर्मदा, गंगा, गोदावरी या कावेरी। तो 40 नंबर जब भी आप प्रश्नों में जाते हो तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? गंगा। आप आगे हम लोग आते हैं, अब हम लोग आगे सिविक्स में। लोकतंत्र में सत्ता होती है किसकी? राजा की, जनता की, सेना की, मंत्री की। तो सीधा बात करो, लोकतंत्र में लोगों की शासन होती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास है कि भारतीय संविधान लागू हुआ, है ना, 1947 में, 1950 में, 1949 में या 1955 में। तो भारतीय संविधान यार लागू हुआ तो इतना सोचने की क्या जरूरत है, तो 1950 में लागू हुआ। बन के तैयार हो गया था 49 में, लेकिन लागू होता है 50 में। आपका ऑप्शन नंबर बी। संसद के कितने सदन होते हैं? संसद के 2 सदन है। संसद के 2 सदन कौन कौन होता है भाई? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा व नगर पंचायत या नहीं? आप संसद के 2 सदन याद रखना हमेशा, लोकसभा और राज्यसभा। आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? क्या राष्ट्रपति का चुनाव जनता करती है? क्या संसद विधायक करते हैं? सेना करता है? न्यायपालिका करता है? नहीं। आपको पता होना चाहिए कि संसद का जब भी कोई सॉरी राष्ट्रपति का जब भी अगर चुनाव होता है तो 44 में आप जाओगे तो हमेशा याद रखना संसद और विधायक करते हैं, जनता सीधे उसका चुनाव नहीं करती है। मौलिक अधिकार है, आपको कितना मौलिक अधिकार भाई मिला हुआ? जिंदा रहने के लिए तो आपको अधिकार मिला हुआ है ना भारतीय कानून में। तो भारतीय कानून में जो मौलिक अधिकार आपको मिले हुए हैं वो कितने हैं? 5 है, 6 है, 7 है या 8 है? यानी 45 में आप किसके साथ जा रहे हो? तो 6। किसके साथ? 6। पहले 7 थे, एक संपत्ति का अधिकार आपको हाथ से छीन लिया गया है, हटा दिया गया है। 6 अधिकार आपको याद करके रखना है। भारत एक है, तानाशाही या लोकतांत्रिक है, राजशाही है या साम्राज्य? तानाशाही बिल्कुल नहीं, राजशाही नहीं है, साम्राज्य नहीं है, ये लोकतांत्रिक गणराज्य है। ठीक है। प्रधानमंत्री होता है, क्या होता है भाई? राज्य का प्रमुख होता है, सरकार प्रमुख होता है, न्यायाधीश होता है, सेनापति होता है? नहीं, सेनापति भी नहीं होगा, न्यायाधीश भी नहीं होगा। क्या वो राज्य का प्रमुख होता है? नहीं, तो वो सरकार प्रमुख होता है। यानी 47 का आपका कहाँ जाओगे? तो बी नंबर ऑप्शन में जाओगे। समझ आ गया ना। अगला प्रश्न देख लो भाई। सर्वोच्च यानी न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय हाईकोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, जिला कोर्ट होगा या पंचायत होगा? यानी 48 में जाओगे तो किसके साथ जाओगे? तो न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय का होता है, तो भाई साहब सबसे ऊंचा जो होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट। क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। चुनाव आयोग एक है, निजी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, व्यापार संस्था है या गैर सरकारी है? तो 49 में आप किसके साथ जा रहे हो? तो चुनाव आयोग एक क्या है? क्या निजी संस्था है? नहीं भाई। क्या बिजनेस का बात है? नहीं। गैर सरकारी है? नहीं। चुनाव यार ऐसा हो ही नहीं सकता है, वो एक संविधानिक है, संविधान की वजह से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशनल एक क्या होता है, कमिटी है। संघीय शासन में शक्तियां बंटी होती है, राज्य केंद्र, केवल राज्य, केवल पंचायत? नहीं भाई, है ना। संघीय शासन में हमेशा याद रखना जो शक्तियां बंटी होती है वो केंद्र और राज्य में बंटी होती है। 50 का आपका ऑप्शन नंबर जो होगा ए हो जाएगा। आप बिल्कुल गड़बड़ ना करना, एकदम प्यारा सा क्वेश्चन चल रहा है। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है या सचिव, सरपंच होता है, सांसद होता है या राष्ट्रपति होता है? तो आप चूंकि ग्राम पंचायत की जब बात कर रहे थे, ग्राम पंचायत का प्रमुख में जब भी आप आओगे तो भैया किसके साथ आओगे? तो ग्राम पंचायत, मुख्यमंत्री तो स्टेट लेवल पर हो गया, सांसद तो क्या होता है एक ब्लॉक लेवल पे होता है, राष्ट्रपति तो पूरे देश के होता है, तो सरपंच होता है। ग्राम पंचायत में चूंकि बात करोगे तो उसका जो प्रमुख होगा वो कौन होंगे? सरपंच जी होंगे। राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, जनता या संसद? देखो सांसद भी नहीं करेगी, जनता भी नहीं करेगी, मुख्यमंत्री भी नहीं करेंगे, ये सीधे केंद्र से चूज होकर आते हैं, यानी इसको राष्ट्रपति चूज करके भेजते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नागरिकता का अर्थ है, नागरिकता का अर्थ क्या है भाई? अधिकार है, देश का सदस्य होना है, कर देना है या नौकरी है? तो 53 नंबर जब भी प्रश्न में पाओगे तो क्या बोलोगे? नागरिकता मत भैया, हम अगर अपने देश का नागरिक है तो क्या हम अपने देश का सदस्य है? क्या अधिकार है, कर देना है, नौकरी है? नहीं भाई, देश का सदस्य होना हमारा नागरिकता है। समझ में आ गया। लोकतंत्र की विशेषता है, तो लोकतंत्र की क्या विशेषता है? समानता, स्वतंत्रता, चुनाव, सभी। हाँ भाई, तो लोकतंत्र में सब होना चाहिए। समानता की बात करो, स्वतंत्रता की बात करो, चुनाव की बात करो, सबकी बात करो। समझा कि ना। संविधान सभा के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के कौन अध्यक्ष थे भाई? गांधी जी थे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे कि नेहरू थे कि बोस थे? तो हटाओ भाई, इन लोगों को हटाओ, है ना। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निर्माता कौन होंगे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यानी 55 का आपका जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, लिखो लो, अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ ही गया, है ना। भारतीय संविधान के निर्माता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, हटाओ इनको। अब यहाँ से एक के बारे में आप क्वेश्चन देखो और ऑप्शन देखो, यहाँ से खत्म कर लो, है ना।
प्रेस की स्वतंत्रता आती है मौलिक अधिकार में, नीति निदेशक तत्वों में, कर प्रणाली में या न्यायालय में। तो प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ होगी? प्रेस समझते हो ना, जो मीडिया वगैरह है, जो अखबार छपता है, जो मीडिया है, ये इसकी आजादी की जब बात करते हैं तो ये कहाँ है? मतलब 57 में जब भी आप बात करोगे तो कहाँ जाओगे? तो ये नीति निदेशक तत्व, कर प्रणाली, न्यायालय, ये नहीं, ये हमारा मौलिक अधिकार है ना। प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है। आप भी चाहो तो मतलब मुद्दे को उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप स्वयं ये काम कर सकते हो। भारत में मतदान की आयु क्या है? यहाँ पे जो वोट की जो आयु है, क्या वो 16 है, 18 है, 21 है, 25 है? तो यहाँ पे एज अगर 18 होता है तो वो हो जाता है आपका मतदान की आयु। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लोकतंत्र में सरकार बनती है चुनाव से, युद्ध से, राजा से, सेना से? नहीं, लोकतंत्र में सरकार जो बनेगी वो हमेशा चुनाव से बनेगी। अगला, पंचायती राज प्रणाली कब लागू हुआ था? तो पंचायती राज प्रणाली 59 में, 47 में, 75 में या 90 में? तो 60 नंबर में जब जाते हो तो याद रखना 1959 में पंचायती राज प्रणाली क्या हुआ था? लागू हुआ था। अब आते हैं इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन, पहला 61 नंबर क्वेश्चन देखो। भारत की अर्थव्यवस्था है, तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है भाई? पूंजीवादी है, सामंतवादी है, समाजवादी है, मिश्रित है या समांती है? तो सारे बच्चे बताओगे, मेरे को पता है कि आप लोग को ये जवाब पहले से याद होगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्लियर हो गया। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग को क्या कहते हैं? तो गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग क्या हो गए यार? अधिकारी बन जाएंगे क्या? बिजनेस बन जाएंगे? वो अमीर हो जाएंगे? नहीं, गरीब ही रहेंगे यार, है ना। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 47 में, 50 में, 51 में, 60 में? तो ये तो सीधा जवाब बताओगे कि 15 मार्च 1950 आपका योजना आयोग का गठन हुआ था, बना था। बेरोजगारी का मतलब क्या हुआ था? नौकरी मिलना। नौकरी मिल जाएगा तो बेरोजगारी हो जाए। व्यापार करोगे, खेती करोगे, नौकरी ना मिलना क्या है? बेरोजगारी है। नौकरी न मिलना क्या है? आपका बेरोजगारी है। क्लियर हो गया। राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या? उत्पादन, खेल, पर्यटन, सेना? नहीं, जितना प्रोडक्शन होगा वही मतलब नेशनल इनकम बनता है, राष्ट्रीय आय बनता है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन आता है? बैंक, उद्योग, व्यापार? नहीं, हटा दो, जिसको हम काट दिए ना, हटा दो। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है। अब द्वितीय क्षेत्र में आओ, तो द्वितीय क्षेत्र में किसको लेकर आओगे भाई? तो देखो द्वितीय क्षेत्र में देखो, जितना मछली पालन भी कृषि के अंतर्गत आता है, पशुपालन भी कृषि के अंतर्गत आता है। कृषि तो ऑलरेडी कृषि यही है, यानी द्वितीय क्षेत्र के अंदर कौन आएगा? तो उद्योग आएगा। तृतीय क्षेत्र में कौन आता है? तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो खेती, खनन, जंगल नहीं आएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, सेवा क्षेत्र। भारत में सबसे अधिक रोजगार देता है कौन? तो भारत में सबसे अधिक रोजगार देने की बात कहाँ है? क्या कृषि में है, आईटी में है, रेलवे में है या बैंक में है? ये देखो 69 नंबर जो क्वेश्चन है ना, बढ़िया है। तो भारत में चूंकि पता है भारत एक कृषि प्रधान देश, तो अगर रोजगार कहीं ज्यादा होगा तो वो कहाँ होगा? कृषि में होगा। क्लियर हो गया। सहकारी समिति का उद्देश्य क्या है? क्या सेवा लाभ है, सेवा है, युद्ध है या शासन है? तो शासन का तो कोई बात ही नहीं करोगे, युद्ध का तो बात ही नहीं करोगे, यानी 70 नंबर क्वेश्चन पे जाओगे किसके साथ? तो सेवा के साथ। जो भी सहकारी समिति होती है वो सेवा के लिए होती है। उपभोक्ता का अधिकार, सूचना का अधिकार है, युद्ध का अधिकार है, जेल का अधिकार है, चोरी का अधिकार है? नहीं भाई, उपभोक्ता अधिकार जो होगा वो सूचना का अधिकार होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या होता है? मुद्रास्फीति जब भी आप लोग कहीं वर्ड ये आता होगा तो आप लोग सोच रहे कि ये होता क्या है? कम कीमत बढ़ना या कीमत घटना, वर्षा या उत्पादन? तो 72 नंबर जब भी प्रश्न पे आप जाओगे तो याद रखना कीमत बढ़ना, ये मुद्रास्फीति का मतलब होता है। बैंक का कार्य है, बैंक का काम क्या है भाई? तो बैंक का काम क्या होता है? पैसा जमा करना, ऋण देना, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो बैंक का काम क्या हो सकता है? तो बैंक का काम पैसा जमा करना, हाँ बिल्कुल करेगा। ऋण देना, हाँ बिल्कुल देगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये दोनों काम करता है। विकास का माप है, तो विकास की माप क्या हो सकती है? जीडीपी, चुनाव, युद्ध या जनसंख्या? तो विकास किससे होगा भाई? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या चुनाव से होगा, युद्ध से होगा, जनसंख्या? नहीं भाई, विकास की माप कभी भी चुनाव से नहीं हो सकती है, युद्ध से नहीं हो सकता है, जनसंख्या से नहीं हो सकता है। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक, सकल घरेलू उत्पाद से हो सकता है आपका डेवलपमेंट कितना हो रहा है। हरित क्रांति संबंधित है क्या उद्योग से? नहीं भाई। शिक्षा से, सेना से? नहीं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि से। सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण क्या है? रेल है, निजी दुकान है, होटल है या मॉल है? अब सार्वजनिक क्षेत्र की चूंकि बात कर रहे हैं, सार्वजनिक का मतलब सीधा होता है जो सबके लिए बना होता है। तो सबके लिए कौन होगा भाई? निजी दुकान में सब लोग जाएगा? नहीं जाएगा। होटल किसी का बाप का, अरे किसी एक आदमी का होता है तो सब लोग तो जाओगे नहीं, है ना। मॉल भी किसी एक पर्सनल आदमी का निजी मामला है ना। तो सार्वजनिक में आप रेल पे सबका अधिकार है, सब लोग अपने हिसाब से नियम के हिसाब से रहते हैं। निजी क्षेत्र का उदाहरण इसमें देख लो कौन सा है, निजी का बात कर रहा है। LIC है, रेलवे है, टाटा है या BSNL है। तो अब देखो निजी का बात कर रहे हैं ना, तो रेलवे तो होने से गया। LIC पे तो सब लोग दावा बोल नहीं सकते हो, मतलब कोई नहीं कहेगा LIC की मतलब मेरा है, मेरा है, मेरा। BSNL तो भारत सरकार की कंपनी है, तो ये तो भारत सरकार की कंपनी है। टाटा जो है ना बेटा, टाटा ये खुद की कंपनी है ना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो 77 का क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 78 देख लो, आय का असमान वितरण होता है गरीबी से, विकास से, समानता से या स्वतंत्रता से? तो आय का असमान वितरण, यानी 78 में जब भी जाओगे तो याद रखना असमान वितरण का मेन रीजन सीधा क्या है? वो गरीबी है। क्या है? गरीबी।
79 में देख लो, 79 का मतलब यहाँ पे सीधा हो जाएगा कि भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या है, गरीबी है, खेल है, पर्यटन है, फैशन है। नहीं भाई, फैशन हटाओ, पर्यटन हटाओ, खेल हटाओ, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या जो है गरीबी है। इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है ना। हालांकि गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है, यहाँ पे कहाँ किसी को ध्यान है इस पॉइंट को लेकर। जनसंख्या वृद्धि से होता है, क्या होता है, संसाधनों पर दबाव, विकास कम, बेरोजगारी, सभी। तो आप तो ऑप्शन नंबर डी ही लगाओगे कि जनसंख्या भैया अगर बढ़ेगा तो संसाधन का दबाव होकबे करेगा, विकास भी कम होगा, बेरोजगारी भी बढ़ेगी। ठीक है, आपके पास यहाँ पे इसका पूरा आंसर की रहा। और आप बताओ, बहुत कम समय में हम लोग ने टोटल 80 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आप लोग बताना फटाफट कि आप लोग कितने लाए हो, कमेंट्स में आप लोग जरूर बताओगे। और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करो। मेरे को पता है कि आप लोग शेयर वेयर कर नहीं रही हो, है ना, क्योंकि वीडियो पे जो व्यूज है वो बहुत कम जा रहे हैं। तो आप लोग जरूर हेल्प कर सकते हो। अगर आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप मेरे लिए भी थोड़ा सा मेहनत करोगे। स्टेटस जरूर डालो, है ना। बाकी मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।